Now I'd like to call upon Colonel Hari Singh Rana to receive this award. This award is received by them for the unit's eco-restoration, the afforestation activities in the Mana Valley, their project Badri Van in Uttarakhand. देवदार और बांज के वृक्षों से भरी मसूरी, सफेद बर्फ की चादर से ढकी मसूरी, जिसकी अचानक तस्वीर ही बदल गई। बांज के वृक्ष नष्ट हो गए, पहाड़ों की रानी कंक्रीट में बदल गई। बर्फ तो दूर, धूल और प्रदूषण मसूरी की नई पहचान बन गए। उत्तरी छोर पर स्थित मसूरी की दुर्दशा से देश का बड़ा हिस्सा या तो अनजान था या अनजान बना रहा। लेकिन मसूरी की ये तस्वीर बदलने को थी। बात तब की है जब कांग्रेस नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह की मां का स्वास्थ्य खराब था। कपूरथला हाउस में उनकी मां का इलाज चल रहा था। उसी समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलने पहुंची। जैसा कि आमतौर पर होता है, पहाड़ का रास्ता वैसे ही उबड़ खाबड़ था। तब प्रोटोकॉल भी ऐसे नहीं थे कि प्रधानमंत्री के आगमन पर इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती। प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी बीच माइनिंग के काम में लाए जाने वाला एडीन एंड कंपनी का एक गट्टू यानी एक तरह का ट्रक सामने से आ गया। सकरा रास्ता और दोनों गाड़ियां आमने सामने। ट्रक में पीछे जाने का विकल्प मौजूद नहीं था। अब करें क्या? आगे का रास्ता देश के प्रधानमंत्री को पैदल चलकर तय करना पड़ा। इस घटना का असर ये हुआ कि माइनिंग और मसूरी की हालत का जायजा लेने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी। दरअसल खनन माफियाओं ने मसूरी की बर्बाद हुई पहाड़ियों पर हरा रंग गिरा दिया ताकि हेलीकॉप्टर से निरीक्षण हो तो उजड़ी पहाड़ियों में हरियाली दिखाई दे। पर निरीक्षणकर्ता किसी कारण से विशेषज्ञ कहलाते थे। सच्चाई सामने आई और माइनिंग पर बैन लगा। माइनिंग पर बैन के बाद ये तस्वीर बदली जब इको टास्क फोर्स का गठन हुआ। इको टास्क फोर्स एक क्रांतिकारी कदम, एक परिवर्तनकारी कदम। एक समय न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी बर्फबारी फिर से लौट आई। मसूरी के रास्तों पर फिर से देवदार की पंक्तियां बनी। लेकिन क्या यह एक दिन या एक हफ्ते में हुआ? नहीं, यह 40 वर्षों के संगठित प्रयास का परिणाम था। इको टास्क फोर्स के प्रयास का, मसूरी को जीवन देने वालों के प्रयास का। इसी इको टास्क फोर्स से जुड़े और इसके 2 बार कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल हरिराज सिंह राणा के साथ हमने बात की। ये मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं मसूरी के, मैं मसूरी के फुटहिल्स में खड़ा हूँ और ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ से 1980 के दशक में पूरा तरीके से नष्ट हो चुका था। ये जो आप झरना या ये जो आप स्रोत देख रहे हैं पानी का, ये सब ख़त्म हो गए थे, सूख गए थे। और उस टाइम पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलो जो नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि कुछ एक वॉर फुटिंग पे मसूरी को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मसूरी का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 40 डिग्री तक पहुंच रहा था और लोगों को काफ़ी बीमारी हो रही थी, क्योंकि जो लाइमस्टोन माइनिंग से जो धूल धक्कड़ और जो गाड़ियों के चलने से सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां हर रोज़ चलती थी और पूरा रास्ता भी पूरा टूट फूट गया था। और मसूरी जिसे क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता था, 1982 में 1 दिसंबर को इको टास्क फोर्स का गठन हुआ। वो एक एक्सपेरिमेंट था पूरी दुनिया में, एक अजूबा एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्स सर्विसमैन जो यहाँ के लोकल थे उन लोगों को रिक्रूट किया गया। मतलब मेरा अकेले का योगदान नहीं, सारे गांव वालों का योगदान है कि जो सेना के जवान इतनी मेहनत से धूप में बारिश में वो ताकत के साथ इन सूखे क्षेत्रों को हरा भरा करने का काम कर रहे हैं। हम भी इस हरे भरे क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित होकर आगे बढ़ाएं। और तकरीबन 200 लोगों की 2 कंपनियां बनाई गई और बटालियन हेडक्वार्टर बनाया गया और नाम दिया गया 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी इकोलॉजिकल गढ़वाल राइफल्स।
हम 127 जो पर्यावरण सेना है उसके कार्यों से बहुत प्रभावित हैं और मैंने खुद इस इकाई से जोड़ने के लिए प्रयास किया कि हम इस इकाई के साथ काम करेंगे ताकि हम बच्चों में समुदाय और अपने ज़मीन से प्रेम करने का जो भाव है, उनकी रक्षा करने का जो भाव है, उसमें बच्चों को जिम्मेदारी का भाव हम उन बच्चों में पैदा कर सकें। और उस दौरान तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे बनाए बीजों से और उनको रिमोट एरियाज़ में लगाया। बहुत सारे काम किए, लेकिन ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं मसूरी, ये पूरा इको टास्क फोर्स का देन है। और एक एक पेड़ को जवानों ने रस्सियों से लटक के और बहुत मशक्क़त के साथ में इनको लगाया। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पूरा घना वन दिखाई दे रहा है। इनके अंदर लेपर्ड भी हैं और हिरन भी हैं और काफ़ी वाइल्ड लाइफ है। और जो अभी मसूरी के अंदर जो बर्फ़ पड़ना शुरू हुआ है या मसूरी के अंदर जो बारिश हो रही है और देहरादून में जितने भी स्रोत थे सारे के सारे जीवित हो गए हैं, लोगों को पानी पीने का मिल रहा है। ये चश्मा या ये जो नदी है छोटी सी, ये पूरा दर्जन भर गांव या उससे भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट पानी पीते हैं इससे, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड नहीं है। और इस तरीके से जो इको टास्क फोर्स की एक जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें उत्तराखंड एक ऐसा या ये यूनिट एक ऐसी यूनिट बनी कि इससे इन्फ्लुएंस होके 8 और पर्यावरण की सेनाएं बनाई गई हिंदुस्तान में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है और बाकी लोग भी हैं। सबको छोड़ के एक नया एक प्रयोग करा गया और वो प्रयोग इतना सफल रहा कि मसूरी आज की डेट में जो ग्रीन है या हरी भरी है, वो सिर्फ एक नए अजूबे एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। और मैं गंगा की और यमुना की बात कर रहा था कि किस तरीके से सारी एजेंसीज फेल होती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 टेरिटोरियल आर्मी खड़ी करी, बनारस में और इलाहाबाद में, गंगा के ऊपर काम करने के लिए। उन्होंने थोड़ा सा हट के, जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं वो नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड में प्रयोग किए जा रहे हैं वो प्रयोग किए। जैसे जो नेटिव स्पीसीज़ के पेड़ थे वो गंगा जी के किनारे लगाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जैसे वेटिवर घास होती है, जिसे खस की घास बोलते हैं, वो लगाया और करोड़ों में लगाया। थोड़ा बहुत नहीं लगाया, बहुत मशक्क़त की, दुनिया भर से इकट्ठे किए उन्होंने और तकरीबन 3 करोड़ वेटिवर लगाया गंगा जी के किनारे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो सूस, जिसे इंडियन डॉल्फिन बोलते हैं, गेंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, वो वापस आ गई। वो दोबारा से पुनर्वास भी हो रहा था उनका और उनका जो नया जन्म होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही थी, वो मल्टीप्लाई भी हुआ। कछुए भी वापस आ गए। और जिस एरिया में भी इंटरवेंशन हुई गंगा टास्क फोर्स की, उस इलाके के अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को नज़र आ रहा है। और पिछले 3-4 साल की बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। गंगा का पानी वहाँ पे क्लीन है। वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं देखने के लिए कि ऐसा कैसे कि 200 लोग या 300 लोग मिलके पर्यावरण के लिए इतना बड़ा काम करते हैं कि रिमोट हिल्स, जो मसूरी के बाद में हमने किया, केम्प्टी में किया, थान बहाल जो बहुत रिमोट एरिया हैं, रेन शेडो एरियाज हैं जहाँ पानी भी नहीं गिरता, वहाँ पे जंगल पनपने लगे हैं। हमने मलारी में एक बहुत बड़ा प्लांटेशन फॉर लाइवलीहुड, लोग जो पलायन कर रहे थे उनके लिए काम किया कि वो वापस रहें। वहाँ पे अखरोट लगाए, चिलगोजे लगाए। हमारे जनरल विपिन रावत जो CDS भी रहे, जो अभी नहीं है, वो भी जाके 50,000 अखरोट मलारी, जो चाइना बॉर्डर के ऊपर गांव है, वहाँ पे जाके खुद जाके सुपरविजन में लगवा के आए। तो इतना ये इको टास्क फोर्स की महत्वता है। तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशम। एक ज़रूरी बात मैं समझता हूँ बताना कि मैं जाके सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला, जिनको पर्यावरणविद या पर्यावरण पुरुष कहा जाता है। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि आप बेटे इतने तरीके के वृक्ष लगाना जिसमें चारा पत्ती भी हो, जिसमें ईंधन भी हो, जिसके अंदर फल फ्रूट भी हो, नट्स भी हो, जंगल जानवरों को खाने के लिए भी वृक्ष हो।
तो मैंने उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और हम उस तरीके से ही अपने जो नर्सरीज़ थी हमारे पास में, जब मैं आया था तो तकरीबन 2.5 लाख पौधे हम लगा रहे थे अपने नर्सरीज़ में। और तकरीबन हमारा जो प्रोजेक्ट था हर साल 10 लाख नए प्लांटेशन लगाना और तकरीबन 5 लाख 6 लाख पुराने प्लांटेशन में और ज़्यादा बीटिंग अप करना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो वो हम करते थे। तकरीबन 15-16 लाख पौधों की हमें ज़रूरत पड़ती थी, जो कि हम प्राइवेट नर्सरी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनसे लेते थे। तो हमने कहा कि क्यों ऐसा ना करें कि हम अपने ही पौधे डेवलप करें। तो हमने जो लोकल स्पीसीज़ थे जंगलों से इकट्ठे करके और जो छुट्टी जाते थे जवान अपने घर के आसपास से इकट्ठे करके लाते थे, सड़क के ऊपर से इकट्ठे करके लाते थे, जो नेटिव स्पीसीज़ थे उन प्रजातियों की हमने नर्सरीज़ बनाई। और हमारे पास में 20 लाख से ज़्यादा हर साल पौधे जो तकरीबन 3 फीट 4 फीट ऊंचे हो जाते थे वो नर्सरीज़ में लगाए, हाईटेक नर्सरीज़ बनाई। और हमने जो बीज कलेक्शन था, वो बीज कलेक्शन का हमने ऐसा काम किया कि हमने उनको GPS उनका जो लोकेशंस थी वो कर रखी थी कि कौन से सीज़न में, जनवरी के सीज़न में हमें कौन से बीज मिलते हैं, मार्च में कौन से मिलते हैं, मई जून में कौन से मिलते हैं, वो सारे हमने GPS कर रखे थे। और हमारी गाड़ियाँ जाती थी और वहाँ से वो पूरा बीज इकट्ठा करके गाड़ियाँ भर भर के लाते थे। और 2.5 टन एक गाड़ी होती है आर्मी की, वो 2.5 टन भर के लाते थे बीज के। और उसके बाद में उनको सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे बीजों को लगाया जाता था। सर्विस के दौरान हमने एक नदी है जिसे रिस्पना बोलते हैं। अभी गांव वालों की और शहर वालों की और बच्चों की, यूथ की बहुत एक मांग थी रिस्पना को रिवाइव किया जाए। तो रिस्पना रिवाइवल पे भी हमने बहुत बड़ा काम किया, पूरा ड्रोन से सर्वे किया, हैदराबाद से टीम आई, दुनिया भर का हमने डाटा इकट्ठा किया, क्या क्या लगाना है, पूरे शहर को मोबिलाइज कर दिया। हमने रिस्पना के किनारे एक मुहिम छेड़ी कि ये नदी को हमने जीवित करना है। काफ़ी उसमें परेशानियां हैं कि शहर बस गया है, उसके बीच में कहीं कहीं वो नदी एक नाली का या नाले का भी रूप ले रखा है। लेकिन अगर हम लोगों की मंशा ठीक रहेगी और हम लोग एकाग्र होकर काम करेंगे तो हमें लगता नहीं कि ये सपना दूर होगा कि हम रिस्पना को दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं और फिर एक बहती हुई नदी हमें मिलेगी शहर के अंदर। उसी तरीके से बिंदाल का है तो, और कुमाऊं में भी 1-2 नदियों के ऊपर काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये रातों रात में बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगता है, झाड़ियों को, पेड़ों को, घास को ग्रो करने में टाइम लगता है। एक कुछ कर गुजरने की जो एक मन में तमन्ना है या जो इच्छा है वो इतनी प्रबल है कि वो मुझे घर के अंदर बैठने नहीं देती। चार धाम यात्रा का एक रूट बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि लाखों लोग हर साल आते हैं चार धाम की यात्रा के लिए। और सरदार लोग भी आते हैं हेमकुंड साहब के लिए, हर तरीके हर जाति के लोग जाते हैं। अब उनके लिए चार धाम का जो रूट है वो बनाना बहुत ज़रूरी था। दिल्ली देहरादून का जो कॉरिडोर बनाया है वो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को आना है और लोगों को आने के लिए कठिनाई ना हो, कई घंटे के जाम लगते थे रास्ते में। तो इसलिए सरकार जो है एक कॉरिडोर बनाया जिसमें बोलते हैं कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आ सकते हैं। रिजल्टेंट क्या है? नतीजतन कि हज़ारों लाखों पेड़ कट गए। अभी डेवलपमेंट तो करना है, वो पेड़ तो कटेंगे, लेकिन हम सब लोग अगर मिल जाएं अपने घरों के पास में, अपने गाँवों में, और ये जो सड़कें बन रही हैं इनके किनारे पे ऐसे मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट लगाएं कि हर एक चीज़ वहाँ से हमें मिल जाए। लोकल लोगों को अगर रोज़गार मिलेगा और लोकल लोगों को खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी उस मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट से, तो वो ज़रूर उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि सिर्फ पेड़ को लगा देना वो जंगल बन जाएगा ऐसा नहीं होता, उसको देखभाल भी होनी चाहिए, तभी वो बढ़ेगा। 3 साल 4 साल के बाद में वो अपने आप ग्रो कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी रखवाली ज़रूरी है। तो अगर गांव वालों की और इलाके वालों की और जो भी जहाँ पे हम लोग ये काम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वहाँ पे अगर लोगों की भागीदारी होगी तो ज़रूर ये जो
नुकसान हुआ है रोड बनने से, जो चार धाम यात्रा का रूट हो या दिल्ली देहरादून का राजमार्ग हो जो नया बन रहा है, तो उसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है और महज 2 साल में हो सकती है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे मैं वेटिवर के बारे में, खस के बारे में बोल रहा था, 4 पेड़ के बराबर एक खस का पौधा, घास कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करती है, तो कितना बढ़िया है। और बढ़ती कितनी है, 1 साल में कम से कम 15 से 20 बन जाती है। एक जड़ लगाओ खस की, वो 15 से 20 1 साल में हो जाती है। बरसात के सीज़न में इतना वो मल्टीप्लाई होती है। आप 1 लाख लगाओ, समझो 1 करोड़ बन जाता है। और वो अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जो रेलवे की ज़मीन पड़ी हुई है, रेलवे लाइन के दोनों तरफ, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया रेलवे वालों से मिलके, हिंदुस्तान की पहली रेलवे की नर्सरी लगाई देहरादून सिटी के अंदर, और कम से कम 2-4 महीने काम किया, कम से कम 40-50 हज़ार पौधे बनाए। और उसके बाद में जो ऋषिकेश में जो एक रेलवे स्टेशन बन रहा है नया, वहाँ पे पूरा सड़क के किनारे वो प्लांटेशन किया। सभी वहाँ पे जो रेलवे के कर्मचारी थे और जो हाईवे अथॉरिटी के लोग थे, सभी लोग आए थे और बहुत अच्छा एक हमने काम किया। और तो इस तरीके से जो फ्यूचर है, हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम भागीदारी करें। इको टास्क फोर्स अकेले या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले कोई काम करेगी, या हम ये मान लें कि वो सरकार करेगी या सीएम साहब का काम है वो करेंगे, हम सभी लोगों का काम है। और अगर सब लोग जुड़ जाएंगे तो ये जो पर्यावरण की लड़ाई है, ये हम ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण की रक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इको टास्क फोर्स ने निश्चित रूप से अद्वितीय काम किया है, लेकिन कर्नल राणा के अनुसार जब तक स्थानीय समुदाय इसमें भागीदार नहीं बनता, ये प्रयास सफल नहीं हो सकते। पहाड़ों की रानी मसूरी, जिसकी खूबसूरती को निहारने दूर दूर से पर्यटक आते हैं, ये बनी रहे, इसके लिए कुछ बंधन हमें स्वयं पर लगाने होंगे। पर्यावरण की रक्षा ही नहीं, इसका सम्मान करना होगा, ताकि दोबारा देश का ये उत्तरी छोर 80 के दशक की तस्वीर ना दोहरा पाए।